डियर स्टूडेंट, इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको महात्मा गांधी जी से संबंधित जानकारी दी थी, जिन्हें विस्तार में जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से महात्मा गांधी जी के वीडियोस देख सकते हैं। आज हम आपको उसी के आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी की इस कड़ी को बढ़ाते हुए आगे आपको मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको महात्मा गांधी जी का व्यक्ति परिचय, गांधीवाद से तात्पर्य, गांधी जी की कृतियाँ और गांधी जी और धर्म के विषय में और साथ ही साथ धर्म और राजनीति के विषय में भी जानकारी दी थी। अब इसके बाद मैं आज उसी कड़ी को महात्मा गांधी जी के विषय को ही आगे बढ़ाते हुए इस बिंदु पे बात करने जा रही हूँ, जो है गांधी जी और ईश्वर। चलिए, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट, गांधी जी बहुत बड़े ईश्वर भक्त थे। वे संपूर्ण जगत को ईश्वर में मानते थे। संसार की समस्त गतिविधियों का संचालन करने वाली शक्ति का नाम ईश्वर है। इसकी सहायता के बिना ना तो प्रगति संभव है और ना ही जीवन का अस्तित्व। स्टूडेंट, उन्हीं के शब्दों में, महात्मा गांधी जी के ही शब्दों में ये बात है कि मैं ये दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि बिना जल और बिना वायु के जीवित रह सकता हूँ, पर ईश्वर के बिना नहीं। तुम मेरी आंख निकाल सकते हो पर मैं नहीं मरूंगा, पर ईश्वर से मेरा विश्वास हटा दीजिए, मैं जीवित नहीं रहूंगा। स्टूडेंट, गांधी जी के अनुसार ही ईश्वर सत्य है, इसलिए उसकी प्राप्ति जीवन का परम ध्येय है। पर धर्म की भांति उनकी ईश्वर की व्याख्या भी उदार है। गांधी जी का ईश्वर केवल क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर सोने वाला विष्णु नहीं है और ना ही सातवें आसमान पर स्थित कोई न्याय करने वाला पैगंबर है, पर वह तो एक ऐसी वर्णनातीत कोई चीज है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन जान नहीं सकते। मेरे लिए ईश्वर सत्य तथा प्रेम है। ईश्वर आचार शास्त्र तथा नीति है। ईश्वर प्रकाश तथा जीवन का स्रोत है। ईश्वर अंतःकरण है। वह नास्तिक की नास्तिकता भी है। वह शुद्धतम मूल तत्व है। वह केवल उनके लिए है जो विश्वास रखते हैं। स्टूडेंट, गांधी जी का ये कहना है कि यदि मैं विश्वास कर पाता कि ईश्वर मुझे हिमालय की गुफा में मिलेगा तो मैं तुरंत वहां पहुंचता, पर मैं ये जानता हूं कि मैं उसे मानवता से पृथक नहीं पा सकता। उनकी ईश्वर धारणा को सर्वव्यापक बनाते हैं। गांधी जी ने ईश्वर शब्द का अर्थ विस्तार से किया था और उसे दरिद्र नारायण कहकर भी पुकारा था, जिसका अर्थ है गरीबों का ईश्वर। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी, मैं उस ईश्वर के अलावा जो लाखों मूक जनों के हृदय में निवास करता है और किसी ईश्वर को नहीं मानता। गांधी जी की ईश्वर संबंधी मान्यता से ये स्पष्ट है कि उन्होंने स्वर्ग के भगवान को धरती पर उतार दिया, उसे अलौकिक से लौकिक बना दिया और मनुष्यों में संपृक्त कर दिया। स्टूडेंट, गांधी जी और ईश्वर के बारे में जानने के बाद अब हम उनकी सत्य की अवधारणा के विषय में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है, पर प्रश्न उठता है कि वह सत्य जो ईश्वर है और जिसकी प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, क्या है। गांधी जी के अनुसार सत्य शब्द से निकला है। इसका अर्थ है अस्तित्व या होना। सत्य को ईश्वर या ब्रह्मा कहने का यह कारण है कि सत्य वही है जिसकी सत्ता होगी, जो सदा टिका रहता है। ब्रह्मा या परमात्मा की सत्ता तीनों कालों में बनी रहती है, अतः ये सत्य है। गांधी जी अपने जीवन का ध्येय सत्य का शोध करना समझते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम मेरे सत्य के प्रयोग रखा है। स्टूडेंट, सत्य शब्द का अर्थ केवल सच बोलना ही समझा जाता है, लेकिन गांधी जी ने सत्य का व्यापक अर्थ लेते हुए बार बार ये आग्रह किए हैं कि विचार में, वाणी में और आचार में सत्य का होना ही सत्य है। गांधी जी की दृष्टि में सत्य की आराधना ही सच्ची भक्ति है। स्टूडेंट, गांधी जी के अनुसार दैनिक जीवन में सत्य सापेक्ष है, लेकिन सापेक्ष सत्य के माध्यम से एक निरपेक्ष सत्य तक पहुंचा जा सकता है और यह निरपेक्ष शक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति ही मनुष्य का परम धर्म है। गांधी जी के सत्य के परिवेश में केवल व्यक्ति ही नहीं आता है, बल्कि इसमें समूह और समाज का भी समावेश है। वे चाहते हैं कि संपूर्ण सत्य का पालन धर्म, राजनीति, अर्थनीति, परिवार नीति सब में होना चाहिए। राजनीति में सत्य के पूर्ण पालन का उनका नवीन प्रयोग तो विश्व इतिहास के लिए एक अविस्मरणीय घटना है।
स्टूडेंट, अब हम गांधी जी की कार्य पद्धति के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि है सत्याग्रह। स्टूडेंट, गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जिस कार्य पद्धति का प्रयोग किया वो सत्याग्रह है। इसके नाम और मौलिक सिद्धांतों का विकास दक्षिण अफ्रीका में किया गया। वहाँ की गोरी सरकार भारतीयों के लिए अन्यायपूर्ण कानून पास कर रही थी। इनसे वहाँ बसे भारतीयों में तीव्र रोष और असंतोष था। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में इस अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने का निश्चय किया। उस समय इस आंदोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया, लेकिन गांधी जी को दो कारणों से ये शब्द पसंद नहीं था। पहला कारण तो इसका अंग्रेजी शब्द होना तथा भारतीयों को इसका पूरा अर्थ समझ में ना आना था। दूसरा कारण ये था कि इसमें गांधी जी द्वारा प्रतिपादित विचारों का पूरा समावेश नहीं होता था। आगे चलकर श्री मदन लाल गांधी ने सत्याग्रह शब्द सुझाया। इसका अर्थ है अच्छे काम में निष्ठा। गांधी जी को ये शब्द पसंद आया, किंतु वे इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए। पूरे अर्थ को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से उन्होंने इसमें संशोधन करके इसका नाम सत्याग्रह रखा। सत्याग्रह से अभिप्राय, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इसका आधार है सत्य की, अर्थात सत्य से उत्पन्न होने वाले प्रेम तथा अहिंसा की शक्ति। सॉरी स्टूडेंट, इससे पहले मैंने बताया था मदन लाल गांधी जी ने सत्याग्रह नहीं सदाग्रह शब्द सुझाया था। सत्याग्रह से अभिप्राय, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इसका आधार है सत्य की, अर्थात सत्य से उत्पन्न होने वाले प्रेम तथा अहिंसा की शक्ति। ये शारीरिक बल और शस्त्रों के भौतिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है। यह आत्मा की शक्ति है। सत्याग्रह का संचालन आत्मिक शक्ति के आधार पर किया जाता है। सत्याग्रह के संपूर्ण दर्शन का आधारभूत सिद्धांत यह है कि सत्य की ही जीत होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सत्याग्रह का दार्शनिक आधार। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उनके सामने सिर को ना झुकाना और उनकी बात को ना मानना। अत्याचारी और अन्याय को तभी सफलता मिलती है जब लोग भयभीत होकर उसके सामने घुटने टेक दें। किंतु यदि लोग यह दृढ़ संकल्प कर लें और ये घोषणा कर दें कि तुम चाहे जो करो, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो अत्याचारी शासक उन्हें मरवा सकता है, लेकिन उनसे अपनी बात, अपनी आज्ञा का पालन नहीं करा सकता। जब उसे इस बात का निश्चय हो जाता है कि वह अपने प्रजाजनों को मार डालने पर भी अपनी इच्छा उनसे नहीं मनवा सकता, तो वो प्रजा का दमन करना निरर्थक समझता और इसे छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त उसके हृदय पर सत्याग्रहियों द्वारा झेली जाने वाली कठोर यातनाओं और कष्टों का भी प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट, सत्याग्रही द्वारा प्रसन्नता पूर्वक कष्ट झेलने में अत्याचारी में मनुष्यता की प्रक्षुब्ध भावना जागृत हो उठती है। इसके परिणाम स्वरूप अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि अत्याचारी की आंखें खुल जाती हैं, उसे अपने किए अत्याचारों पर पश्चाताप होने लगता है। उस समय वो सत्याग्रहियों से समझौता कर लेता और सत्याग्रह की विजय होती है। यह आत्मबल द्वारा अत्याचारी के हृदय परिवर्तन पर बल देने वाली प्रक्रिया है। स्टूडेंट, गांधी जी के अनुसार यह आत्मबल का शरीर पर बल और पशु बल के साथ संघर्ष है। इसमें पशु बल पर आत्मबल की विजय निश्चित है। इस संघर्ष में संख्या का महत्व नहीं है। एक भी सच्चरित और दृढ़ प्रतिज्ञ सत्याग्रही बड़े से बड़े साम्राज्य से टक्कर ले सकता है। स्वयं गांधी जी ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सत्याग्रही के गुण। स्टूडेंट, हिंद स्वराज में गांधी जी ने सन 1908 में सत्याग्रही के आवश्यक गुण सत्यनिष्ठ या ईमानदारी, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, निर्धनता और अहिंसा बताए थे। सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि सत्याग्रही कभी किसी छल, झूठ या चालाकी का आश्रय नहीं लेता है। निर्भयता सत्याग्रही का एक बड़ा गुण है। उसे सभी बातों में निर्भय होना चाहिए। किसी प्रकार की मोह ममता न रखकर भूमि, घर, रुपया, पैसा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन तक का बलिदान करने को तैयार होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ विषय वासना के बंधनों से मुक्त होना है। सत्याग्रही को निर्धनता का व्रत लेने की आवश्यकता है। पैसे का लोभ और सत्याग्रही की साधना दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अहिंसा सत्याग्रह का मूल है। इसका अर्थ है मन, वचन तथा कर्म से अहिंसा, अर्थात शत्रु को ना तो मारना पीटना, ना तो कठोर वचन कहना और ना मन से उसका बुरा सोचना। हिंद स्वराज में प्रतिपादित उपयुक्त गुणों में गांधी जी ने कुछ अन्य गुणों की वृद्धि करके 11 गुणों का पालन और साधना आवश्यक बताई। ये गुण है स्टूडेंट, इन 11 गुणों के बारे में बता रही हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, आस्वाद, निर्भयता, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण।
स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सत्याग्रह के नियम। सत्याग्रह के शस्त्र का प्रयोग बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ उस समय करना चाहिए जब आप शांतिपूर्ण रूप से अन्याय का प्रतिकार करने के अन्य साधनों का प्रयोग विफल हो चुका हो। सत्याग्रह शुरू करने से पहले अपनी न्यूनतम मांग निश्चित कर लेनी चाहिए। इस मांग को पूरा करने पर आग्रह करना चाहिए और घोर अत्याचार और दमन होने पर भी इस मांग के पूरा होने तक आंदोलन जारी रखना चाहिए। इसमें अहिंसा का पालन पूर्ण रूप से आवश्यक है। इसका उद्देश्य विरोधी को हराना या नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। ये कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेल कर करता है। सत्याग्रही के व्यक्तिगत जीवन में गांधी जी ने प्रधान रूप से जिन नियमों के पालन पर बल दिया था वो नियम थे: सत्याग्रही अपने मन में गुस्से को कोई स्थान नहीं देगा, वो विरोधियों के रोष को सहन करेगा, ऐसा करते हुए वो बदले की भावना से विरोधियों पर हाथ नहीं उठाएगा, शत्रु द्वारा क्रोध आवेश में दी गई आज्ञा, दंड या किसी अन्य प्रकार के भय के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। जिस समय कोई अधिकारी सविनय आज्ञा भंग करने वाले को पकड़ने आएगा तो वह स्वयं गिरफ्तार हो जाएगा। जब कोई अधिकारी उसकी संपत्ति जब्त करने अथवा उसे ले जाने के लिए आएंगे तो उसका प्रतिकार नहीं करेगा। अगर सत्याग्रही किसी संपत्ति का ट्रस्टी हो तो वह इसे सरकार के कब्जे में देने से इनकार करेगा, भले ही उसके प्राण खतरे में पड़ जाएं। सविनय कानून भंग करने वाला विरोधियों का भी अपमान नहीं करेगा। ऐसा कोई नारा नहीं लगाएगा जो अहिंसा के विरुद्ध हो। यदि इस संघर्ष में यदि कोई किसी अधिकारी का अपमान करता है या उस पर हमला करता है तो सविनय अवज्ञा भंगकारी अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस अधिकारी की रक्षा करेगा। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सत्याग्रह के विभिन्न रूप। मैं जिस बिंदु पे बात कर रही हूँ वो गांधी जी की कार्य पद्धति है सत्याग्रह, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। आपको इसके माध्यम से आपका जो ये विषय है महात्मा गांधी को समझने में आपको सहायता मिलेगी। उनकी कार्य पद्धति इसी पे आधारित थी, इसलिए मैं सत्याग्रह के विषय में आपको विस्तार से बता रही हूँ। स्टूडेंट, सत्याग्रह के जो रूप थे, गांधी जी ने भारत के राजनीतिक आंदोलनों में सत्याग्रह के 3 रूपों का प्रयोग किया था। पहला था असहयोग आंदोलन, सविनय आज्ञा भंग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। स्टूडेंट, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया जाता है। यदि उन्होंने स्वयं इसे सत्याग्रह आंदोलन कहा था तथा निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न माना था। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उनका जो मेथड था सत्याग्रह, उसके साधन क्या थे। सत्याग्रह के साधन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। गांधी जी ने सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर सत्याग्रह के लिए जिन साधनों के प्रयोग का परामर्श दिया था वो साधन थे: असहयोग, सविनय कानून भंग, उपवास, हिजरत या देश त्याग, धरना, हड़ताल और सामाजिक बहिष्कार। स्टूडेंट, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, समस्त बिंदुओं पे मैं प्रकाश डाल सकूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसके जवाब मिले। स्टूडेंट, अब मैं आपको गांधी जी के राजनीतिक विचारों के विषय में बताने जा रही हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालूंगी, सभी बिंदुओं पे आपको बताऊंगी विस्तार से और आपको अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर भी इसमें मिल सकेंगे। तो सबसे पहले मैं उनके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो है अराजकतावाद। स्टूडेंट, अराजकतावाद राज्य के खिलाफ प्रतिपादित एक विचार या दर्शन है। अराजकतावादियों का मानना है कि राज्य समाज के विकास के मार्ग में बाधक है। जब तक राज्य का अस्तित्व रहेगा तब तक आम जनता का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अराजकतावादियों की नज़र में राज्य जैसे अनैतिक, शोषणकारी, दमनकारी संगठन का अंत होना चाहिए। मार्क्स और बाकुनिन की तरह गांधी भी अराजकतावादी हैं जो राज्य की समाप्ति चाहते हैं। स्टूडेंट, गांधी जी का मानना है कि राज्य हिंसा व असत्य पर आधारित है तथा व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करता है, इसलिए बेहतर समाज के लिए राज्य विहीनता आवश्यक है। गांधी जी के अराजकतावादी विचार आज अप्रासंगिक और अनुपयोगी साबित हो चुके हैं। आज के तारीख में राज्य विहीन समाज की कल्पना अनुचित है, क्योंकि आज तो राज्य की पहुंच व्यक्ति व्यक्ति तक होती जा रही है। आज राज्य का स्वरूप शोषणकारी नहीं कल्याणकारी है, जिसके अंत की बात काल्पनिक, अवैज्ञानिक और अबौद्धिक लगता है। दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि राज्य अगर हिंसा और अनैतिकता पर आधारित शोषण यंत्र है तो भी गांधी जैसे सहनशील और सुधारवादी व्यक्ति को राज्य में सुधार की बात करनी चाहिए थी।
ना कि समस्या से उबे हुए व्यक्तियों की तरह राज्य के अंत की बात करनी चाहिए। जो भी हो, गांधी के अराजकतावादी विचार महत्वहीन है। खुद आगे चलकर गांधी भी इस बात को मान लिए थे कि और कल्याणकारी राज्य के अस्तित्व को स्वीकार कर चुके थे। उनके राजनीतिक विचार में मेरा अगला बिंदु है पंचायती राज। स्टूडेंट, गांधी जी पंचायती राज को सत्ता के विकेंद्रीकरण और व्यापक राजनीतिक भागीदार के लिए अत्यावश्यक मानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को गांधी द्वारा धरातलीय प्रजातंत्र कहा जाता था। गांधी का मानना था कि पंचायती व्यवस्था से ग्रामीण स्तर का व्यापक विकास किया जा सकता है तथा गरीब से गरीब लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता का एहसास कराया जा सकता है। पंचायती व्यवस्था से सत्ता और शक्ति एक हाथ में केंद्रित न होकर अनेक हाथों में विभाजित हो जाएंगी। इससे निरंकुशता या तानाशाही का भय समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट, भारत जैसे गांव के देश में गांधी के पंचायती राज संबंधी विचार को बहुत हद तक अपनाया गया है, जो आवश्यक ही है। गांधी जी के इस विचार की सराहना की जा सकती है क्योंकि ये व्यापक राजनीतिक सहभागिता और व्यापक विकास के लिए आवश्यक है। इनके राजनीतिक विचार में जो अगला बिंदु है वो राजनीति का आध्यात्मिकरण। स्टूडेंट, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, नैतिकता, परोपकार, सादगी, सदाचार, मानवीय मूल्यों का राजनीति में समावेश कराना ही राजनीति का आध्यात्मिकरण है। गांधी जी सकारात्मक राजनीतिक सक्रियता के लिए राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते हैं। गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण में जातीय व सांप्रदायिक सद्भावना भी देखने को मिलती है। आज राजनीति में हिंसा, बेईमानी, घोटाला, अनैतिकता आदि विषमताओं का बोलबाला है। राजनीति में आज भाई भतीजावाद, जातीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता जैसे तत्व सिर चढ़कर बोल रहे हैं। इन तत्वों का कुप्रभाव केवल भारत में ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में देखने को मिल रहा है। ऐसी विषम और खतरनाक परिस्थिति में गांधी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण संबंधी विचार अनुसरणीय और सराहनीय है, जिसके प्रयोग से राजनीति में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगला बिंदु जो है वो है ट्रस्टीशिप। स्टूडेंट, अब मैं ट्रस्टीशिप के विषय में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। सापेक्षिक आर्थिक समानता तथा निजी संपत्ति पर सीमित अंकुश के लिए गांधी ट्रस्टीशिप नामक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। स्टूडेंट, गांधी जी का कहना है कि जब पूंजीपतियों के पास आवश्यकता से ज़्यादा धन हो जाए तो उसे एक ट्रस्ट को दे देना चाहिए और ट्रस्ट द्वारा पूंजीपतियों का प्रदत्त धन गरीबों के कल्याण में खर्च किया जाना चाहिए। इस प्रकार ट्रस्टीशिप लगभग आर्थिक समानता लाएगा और निजी संपत्ति पर भी अंकुश लगाएगा। समसामयिक समाज में गांधी का ट्रस्टीशिप संबंधी धारणा अव्यवहारिक और अप्रासंगिक है। इतिहास इस बात का गवाह है कि पूंजीपति अपना धर्म गरीबों पर खर्च करने को कभी तैयार नहीं रहे हैं और नहीं ऐसे भविष्य में करने वाले हैं। अर्थशास्त्र के इस तथ्य को देखें कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं तो भी गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत निरर्थक दिखता है। कुछ लोगों का तो कहना है कि गांधी पूंजीपतियों को मार्क्सवादी तलवार से बचाने के लिए ट्रस्टीशिप का प्रतिपादन करते हैं। स्टूडेंट, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचार के अंतर्गत मेरा जो अगला बिंदु है वो बहुमत का शासन और प्रतिनिधित्व है। गांधी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करने के बाद बहुमत का शासन, मताधिकार और प्रतिनिधित्व जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों की चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, गांधी का कहना है कि बहुमत का शासन उचित है परंतु उसका उद्देश्य सुशासन होना चाहिए, कुशासन नहीं। बहुमत के शासन में अल्पमत के हितों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गांधी ने प्रतिनिधित्व का उद्देश्य परोपकार यानी जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण बताया है। गांधी जी मत अधिकार, वोट देने का अधिकार उन्हें ही देना चाहे जिसके पास अवकाश रहे। गांधी जी द्वारा बहुमत का शासन और प्रतिनिधित्व पर दिया गया विचार उचित तो है ही, साथ ही साथ वर्तमान प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। लेकिन मत अधिकार पर दिया गया गांधी का विचार अरस्तुवादी और अप्रजातांत्रिक है। यह विडंबना ही है कि एक तरफ गांधी पंचायती राज यानी व्यापक राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं तो दूसरी ओर मत अधिकार संबंधी संकीर्ण अवधारणा का प्रतिपादन भी करते हैं। इनके राजनीतिक विचारों में जो अगला बिंदु है वो है राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद। स्टूडेंट, गांधी जी का राष्ट्रवाद संकीर्ण और उग्र राष्ट्रवाद न होकर व्यापक और सहिष्णु राष्ट्रवाद है। गांधी को राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय शिक्षा में अटूट आस्था थी पर वे कट्टर राष्ट्रवादी नहीं थे। वे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीयतावाद में राष्ट्रवाद को शामिल करना चाहते थे। गांधी विश्व को एक परिवार बताकर सच्चे अंतर्राष्ट्रीयतावादी बन जाते हैं। हम सार रूप में कह सकते हैं कि गांधी औचित्यपूर्ण राष्ट्रवाद और व्यापक अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक थे। गांधी जी का राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रीयतावाद संबंधी धारणा काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर दृष्टि से सराहनीय है। अब मैं जिस बिंदु पे बात करने जा रही हूँ उनके राजनीतिक विचार के अंतर्गत वो है परमाणु शक्ति। स्टूडेंट, अमेरिका द्वारा 6 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापानी शहर के हिरोशिमा और नागासाकी
घाटी पर परमाणु बम गिराया गया, जिसके कारण अपार धन व जन की हानि हुई। अमेरिका की उस हिंसक कार्यवाही से पूरी मानवता कांप उठी। गांधी जी ने अमेरिकी कार्यवाही की काफ़ी भर्त्सना की और परमाणु शक्ति पर अपने विचार दिए। गांधी जी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि परमाणु क्षमता रखना ही पाप है, क्योंकि इसका उद्देश्य हिंसा करना है। अहिंसक व्यक्ति या राष्ट्र को तो हथियार रखना ही नहीं चाहिए। वास्तव में यदि आप शांति प्रिय हैं तो हथियार रखते ही क्यों हैं? स्टूडेंट, गांधी जी ने जिस समय परमाणु शक्ति पर नियंत्रण की बात की, उस समय भले ही उनका विचार परमाणु शक्तिकरण को प्रभावित न किया हो, लेकिन बाद के दशकों में परमाणु नीति संबंधी गांधी के विचार को विश्व के सभी देश स्वीकार करने लगे। तभी तो विश्व समुदाय CTBT और NPT की बात करता है। इस प्रकार गांधी के परमाणु नीति प्रशंसनीय है, लेकिन गांधी ने परमाणु नीति को साफ खारिज करने की पहल की, जो अप्रासंगिक है, क्योंकि परमाणु शक्ति से बहुत कुछ फायदे भी हैं। स्टूडेंट, हम महात्मा गांधी जी के विषय में बात कर रहे हैं, जो बहुत ही विस्तार में है। इनके विचार, इनके सिद्धांत मैंने कोशिश की है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको महात्मा गांधी जी के विषय में बताया था, आज भी बताया है, और अपने अगले वीडियो में भी मैं महात्मा गांधी जी के विषय में और विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। स्टूडेंट, ये चैनल मैंने उन छात्रों के लिए तैयार किया है जो UPSC, CSC तथा UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक फुल पैकेज दिया जा रहा है। स्टूडेंट, आप सभी के सपोर्ट के लिए आप चैनल तथा वीडियोज़ को सब्सक्राइब और लाइक करें, प्रश्न के लिए कमेंट करें तथा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।